आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 4। क्या है पाठ का नाम? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को जानने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, द्विघात समीकरण जैसे पहले मान लो, इसके थोड़ी सी आइडिया के लिए बात करते हैं। आज आजकल हम लोगों का जीवन क्या है? विकासशील है, विकसित है, ठीक है ना। जैसे पहले की अपेक्षा बात करें, जैसे 2010 में जो मोबाइल आया था और आज 2025 में फ़ोन आया है, उसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। 2010 में जो आया था उसमें सारी सुविधाएं नहीं थी, जैसे नोकिया हो गई, वो सारी मोबाइल में उसमें अब फ़ोन आता जाता था, हो गया, न गाने थे, न वीडियो थे, न पिक्चर देखने को मिलता था। आज के जो फ़ोन में है वो कितना विकास हुआ है, हर चीज़, हर सुविधाएं मिल रही हैं। उसी प्रकार से जैसे पिछले ज़माने में संदेश पहुंचाने का जो माध्यम होता था, जैसे मान लो कबूतर होते थे, फिर उसके बाद क्या हुआ? पोस्टमैन हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ? ऐसे करके बढ़ते गए। फिर आजकल तो व्हाट्सअप हो गया और बहुत सारी सुविधाएं हो गई, मेल हो गया। इस प्रकार से क्या हुआ? विकास होता गया। इसी प्रकार से जब आज से 3-4 हजार साल पहले की बात करें, 3,000 साल पहले की, तो ये जो द्विघात समीकरण था वो किस रूप में होता था? इसको पढ़ते कैसे थे? ज्यामिति के रूप में। किसके रूप में? ज्यामिति के रूप में। तो जो द्विघात समीकरण को पढ़ने का सबसे पहला काम था वो किसका था? बेबीलोनियंस का। एक गणितज्ञ थे जिनका नाम क्या है? लोनियंस। बेबीलोनियंस, ठीक है ना। बेबीलोनियंस एक वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे। वो क्या किए? सबसे पहले द्विघात समीकरण, अधिकांश लोगों का मानना है कि उन्होंने ये सबसे पहले पढ़ना शुरू किया। तो पढ़ना कैसे? जैसे कुछ चीज पहले पढ़ते थे तो किस तरीके से पढ़ते थे? चित्र के माध्यम से पढ़ते थे। किसके माध्यम से? चित्र के माध्यम से पढ़ते थे। तो चित्र के माध्यम से पढ़ते थे, कोई भी चीज समीकरण के रूप में नहीं लिखी होती थी, ठीक है ना। जैसे आज जो जनरेशन में हम द्विघात समीकरण को पढ़ते हैं तो वो इस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। लेकिन पहले इसी चीज को ज्यामिति के रूप में पढ़ा करते थे, ठीक है ना। ज्यामिति की खोज पहले, बहुत पहले हो चुकी थी। यूक्लिड ने ज्यामिति की खोज किया था, ठीक है ना। यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है, यानी कि ज्यामिति का जो जनक हैं वो यूक्लिड को माना जाता है। तो ज्यामिति की खोज हो चुकी थी। सबसे ज्यादा जो बेबीलोनियंस थे वो वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल निकालना सीख गए थे। इसमें जब उन्होंने निकालना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, पहले के ज़माने में नोटेशन भी नहीं था। नोटेशन का मतलब कि चिन्ह जैसे नहीं थे। ये प्लस है, ये अब तो चिन्ह है, हो गए हैं, बन गए हैं कि प्लस को ये कहा जाएगा, माइनस को ये कहा जाएगा, बराबर को ये कहा जाएगा। यदि पहले बराबर बोलना होता था तो ये बराबर का चिन्ह नहीं था, सीधे बराबर लिखते थे। क्या लिखते थे? ऐसे बराबर। ये पहले ये चिन्ह भी नहीं था, तो नोटेशन पहले नहीं था। ये सीधे अगर इसको पढ़ना हुआ तो कैसे पढ़ते थे कि ए का गुणा एक्स स्क्वायर का योग बी का गुणा एक्स का योग सी है। एबीसी, ये अच्छा, एबीसी भी नहीं था पहले। एबीसी, ये एबीसी क्या होता है? बीज गणित होता है, एलजेब्रा, एलजेब्रा में आता है ये। तो ऐसे इसको पढ़ा जाता था। अब फिर इसके बाद बेबीलोनियंस जो थे ये इस प्रकार से इसको पढ़ते थे। फिर जब सबसे पहले भारत में आया द्विघात समीकरण, तो भारत में कौन से गणितज्ञ थे? ब्रह्मगुप्त एक वो थे गणितज्ञ, ठीक है ना। कौन? क्या ब्रह्मगुप्त? ठीक है। ब्रह्मगुप्त कौन? ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त एक गणितज्ञ थे। भारत में सबसे पहली बार कौन पढ़ा इसको? ब्रह्मगुप्त ने। वो भी कब? 628 ईस्वी में। 628 ईस्वी में, ठीक है ना, ब्रह्मगुप्त ने इसको पढ़ा।
जब इन्होंने पढ़ा तो किस तरीके से पढ़ा करते थे, चित्र बनाते थे, चित्र बना हुआ था। जैसे मान लो हम ये कहें कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को पढ़ें, तो इस प्रकार से मान लो ऐसे हो गया। अब इसको पढ़ना हुआ यानी एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स गुणे एक्स, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स गुणे एक्स। तो हम जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि ए गुणे ए। तो जो एक्स गुणे एक्स है यानी वो वर्ग का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल ऐसे मान लो हो गया, यहां से यहां तक की लंबाई एक्स और यहां से यहां तक की लंबाई एक्स, ये हो गया चित्र के माध्यम से। फिर इसी प्रकार से जो ये बी एक्स है, बी एक्स, तो बी एक्स क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई बी हो गई और चौड़ाई एक्स हो गई, या फिर चौड़ाई एक्स हो गई और लंबाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे या फिर लंबाई एक्स हो गई, तो लंबाई जब एक्स है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, बी हो गया। तो ये हो गया बी। फिर इसके बाद सी था, तो सी को भी पढ़ते थे। तो सी को कैसे, यहाँ से सी मतलब सी गुणे एक, ये भी एक आयत ही है, सी गुणे ये भी एक आयत है। इसको यहाँ से ऐसे बढ़ा लेते थे, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई सी हो गई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये एक्स गुणे एक्स हो गया, ये बी एक्स हो गया और ये क्या हो गया, सी। तो इस प्रकार की आकृति बनी होती थी, इसी आकृति के माध्यम से वो सब कुछ पढ़ा करते थे, ठीक है ना। तो ये कौन सबसे पहले इसका जान किसको था, बेबीलोनियंस को था। फिर उसके बाद जब भारत में आया तो ब्रह्मगुप्त ने उसको पढ़ा 628 ईस्वी में, ठीक है ना। ये हुआ, लेकिन इस चित्र में एक समस्या थी। वो समस्या क्या थी कि माइनस यहाँ तक अभी तक नहीं आया था। ये समस्या, यदि मान लो इस समीकरण में कहीं माइनस आ जाए तो फिर माइनस को सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत होती थी, ठीक है। तो माइनस को सॉल्व करने के लिए कॉर्डेन नाम के कोई गणितज्ञ थे, आज से 4-5 साल पहले, 400-500 साल पहले की बात है। कार्डेन नाम के एक गणितज्ञ थे, उन्होंने माइनस को इसमें जगह दिया, ठीक है ना। अब जो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, इसको ये एल्जेब्रिक फॉर्म में आ गया या बीज गणित के रूप में आ गया। किसके रूप में, बीज गणित के रूप में। तो बीज गणित के मतलब जब आया तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सब नोटेशन भी मिल गया कि प्लस को, ये जोड़ को प्लस कहते हैं, ये ऐसा चिन्ह होता है, माइनस का ऐसा होता है, गुणे का होता है, भाग का होता है, जो भी चिन्ह होते हैं, बराबर का इस तरीके का होता है। तो फिर समीकरण को लिखने में आसानी हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है, काम कर रहा था। अब द्विघात जो समीकरण है वो उसका व्यापक रूप तो ये हो गया। द्विघात समीकरण की जो कंडीशन थी, हम लोग एक्चुअली में द्विघात समीकरण जो है वो द्विघात बहुपद है। द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात बहुपद। और बिना बहुपद की गणित कुछ आगे कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। हर जगह बहुपद का काम आता है। बराबर में 0 आ गया, एलएचएस आरएचएस का जो ये चीज आ गई, वहां पे ये समीकरण बन गया। यानी इसका मतलब है कि एलएचएस में हम कुछ मान रखें तो आरएचएस के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसमें हम कंडीशन द्विघात बहुपद में भी पढ़े थे कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक क्या है, तो ए बराबर क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होगा। यदि ए बराबर 0 हो जाएगा तो ये फिर ए एक्स स्क्वायर वाला पद 0 हो जाएगा, और जब एक्स स्क्वायर वाला पद 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण बचेगा ही नहीं, फिर रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये कंडीशन है कि ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी ये द्विघात समीकरण बन पाएगा, ठीक है। ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर अब देखो, कोई भी चीज द्विघात समीकरण कब होगा, जब इसके रूप में आएगा तब, ठीक है ना। यानी एक्स स्क्वायर वाला पद तो होना ही चाहिए, बाकी बी बराबर 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सी बराबर 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो इसमें देखो, अब द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसमें चर की अधिकतम घात, चर क्या होता है, चर वो होता है जो अज्ञात राशियां होती हैं, ठीक है ना, एक्स वाई के रूप में होते हैं।
तो अज्ञात राशियां इसमें क्या है, x है, और उस x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो फिर वो द्विघात समीकरण होगा, ठीक है ना। इसकी क्या परिभाषा हो गई कि दिए गए बहुपद या दिए गए समीकरण, अच्छा समीकरण की बात हो रही है, तो दिए गए समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। ये उसकी परिभाषा हो गई। चर का मतलब होता है अज्ञात, जिसको हमको जांच करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हो गया द्विघात समीकरण, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये इस प्रकार से इसका थोड़ा सा, इसके बारे में बहुत सारा है लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ लिए, इतना बहुत है, फिर आगे पढ़ लेंगे इसको, ठीक है ना। चलो फिर प्रश्नावली 4.1। प्रश्नावली 4.1 क्या करना है प्रश्नावली 4.1 में, ओके। जांच करना है कि निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं, सवाल दिए गए हैं, फिर इनको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। जैसे मान लो पहले का पहला x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3, ठीक है ना। x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3, ये सवाल है। अब इस सवाल को बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ठीक है ना। तो कक्षा 9 में हम लोग फार्मूला पढ़े थे a+b का होल स्क्वायर या फिर x+y का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो वो फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे। चलो फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, लिख लेना। x+y का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + 2xy प्लस, ठीक है ना। यदि x माइनस वाई होता तो x-y का होल स्क्वायर 2xy प्लस, ठीक है ना, ये हो गया। फिर मान लो ये होता x³ - y³ तो क्या होगा, x³ - y³, तो x - y x+y, ये हो गया। अगर मान लो यही होता x+y का होल क्यूब तो फिर क्या होगा, x, ठीक है ना। ये फार्मूला हो गया x³ + 3x² प्लस 3xy² प्लस, फिर मान लो x - y होता तो क्यूब में, ठीक है। फिर क्या हो जाता, -y³ होगा, ठीक है ना, ये हो गया। इसी चलो अब यहाँ से थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा, x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3, x+1 का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे, यानी x+y वाला इस फार्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा x² + 2x और प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 बराबर, ये क्या हो गया, 2x - 2 तिहाई 6, ठीक है। अब देखो आगे इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, इस 2x को इधर ले आओ और 6 को भी इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा x² + 2x - 2x प्लस 1 है तो 1, और ये -6 है, बराबर के इधर आएगा तो बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो 2x से 2x कट जाएगा यानी घट जाएगा तो 0 बचेगा। ये कितना हुआ, x² और प्लस 6 और 1 7 बराबर। अब ये बताना ये द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है, देखो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप क्या बताए थे कि ax² + bx + c बराबर 0, इस तरीके इस रूप में इस फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पे x² का गुणांक है
जीरो तो नहीं है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक जीरो तो नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या है, ए है। तो यानी ए का मान कितना आ गया, ए आ गया। अब बी एक्स यानी एक्स का गुणांक कुछ है ही नहीं, तो बी बराबर जीरो हो गया, है कि नहीं। और सी क्या है यानी कांस्टेंट क्या है, 7 हो गया, तो ये हो गया। अब ये ए का मान जीरो बस नहीं होगा तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस 7 बराबर जीरो। जीरो एक्स का मतलब कि इसमें इसका गुणा करेंगे तो वो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अतः दिया गया बहुपद, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत, चलो इसको लिख लो और दूसरा करो। दूसरे का दूसरा है, सॉरी पहले का दूसरा, पहले का दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 और 3 माइनस एक्स, ठीक है। ये सवाल है, क्या करना है इसमें, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सॉल्व कर दें यानी कोष्टक को हटा दें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 का गुणा 3 के साथ कर देंगे तो -6, और ये -2 का गुणा माइनस एक्स के साथ कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 का गुणा एक्स के साथ तो ये +2x हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, इस -6 को और +2 को बराबर के इधर ले आ लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x है बराबर के इधर आया तो -2x, और -6 है तो इधर आया तो +6, और इधर क्या बच गया, जीरो। अब देखो क्या करोगे, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x मिल करके -4x, और ये कितना हो गया +6 बराबर जीरो। अब बताओ ये द्विघात समीकरण के रूप का है कि नहीं है, कुछ करने नहीं था इसमें, ठीक है ना। तो फार्मूला यहाँ पे लगाना ही नहीं है, फार्मूला लगाने की क्या जरूरत है, हमें द्विघात समीकरण बनाना है। तो द्विघात समीकरण चाहे अगर फार्मूला बनाने के फार्मूला लगाने के लिए रहेगा तब ना लगाएंगे, हमको तो हल करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद यदि ये इस फॉर्मेट में आ जाता है तो ठीक है, चाहे जैसे हल करें, ये जरूरी थोड़ी है कि फार्मूला लगा के ही हल करें, नहीं लगेगा तो नहीं लगाएंगे, लगेगा तो लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिना फार्मूले से ही ये आ गया, ठीक है ना, फार्मूला यहाँ पे लगेगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो लिख दो लास्ट में कि अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। ऐसे तीसरा नंबर लगाओ उसको, क्या सवाल है तीसरा नंबर, बोलो थोड़ा। x -2 x+1 x-1, ये सवाल है। अब देखो पहले इसको हल करो, ब्रैकेट को सॉल्व करो यानी कोष्टक खोलो, कोष्टक खोलने का मतलब गुणा कर दो, तो इसका गुणा इसके साथ, ये सब 9वें में पढ़ चुके हो, बनता है कि नहीं, ना बनता होगा तो फिर से देख लेना। इसका गुणा एक बार पूरे के साथ, फिर इसका गुणा एक बार पूरे के साथ, ठीक है ना। तो x का गुणा पहले इनके साथ करें तो x का गुणा x साथ एक्स स्क्वायर, फिर x का गुणा 1 के साथ तो +x, फिर -2 का गुणा x के साथ तो -2x, फिर -2 का गुणा +1 के साथ तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 2 1 कम बराबर। अब यहाँ से x ऐसे ही इसमें भी करना है, इसका गुणा पूरे के साथ फिर इसका गुणा पूरे के साथ, तो x का गुणा x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x का गुणा 3 के साथ तो +3x, फिर -1 का गुणा x के साथ तो -x, फिर -1 का गुणा +3 के साथ तो प्लस माइनस माइनस, और ये 3, ठीक है ना। अब सबको उठा के इधर ले आओ, तो ये देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स है और ये -2x है, तो एक्स एक्स सेम सेम वाला है, एक्स एक्स पद वाले हैं तो जुड़ घट जाएंगे, जो जैसा चिन्ह रहेगा।
ठीक है ना। तो माइनस 2x है और ये प्लस x है, यानी प्लस 1x है। तो माइनस 2x में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस x बच जाएगा। और ये -2 है तो -2 बच गया। अब सबको उठा करके इधर ले आए, तो ये -x² प्लस 3x है तो -3x, और -x है तो प्लस x, और फिर -3 है तो ये +3। ठीक है, बराबर में क्या बचा, ये -x है, ये +x है, तो -x प्लस x कट गया, यानी कि ये तो गया। x² है, ये +x² है, ये -x² है, ये भी घट जाएगा। सेम सेम पद वाले हैं तो x², ये प्लस का x² और ये माइनस का x², ये भी कट गया। अब जो बचा है उसको लिख लें। तो यहाँ पे अब x वाला तो कोई पद नहीं बचा, x² वाला भी नहीं बचा। बचा कितना है, ये x वाला -3x बचा है, तो -3x हो गया। और फिर कितना बचा है, ये -2 बचा है और ये +3 बचा है, तो प्लस माइनस माइनस तो घट जाएगा, तो 3 में से 2 गया, बराबर। अब देखो ये क्या द्विघात समीकरण के रूप में है, यानी x² का गुणांक इसमें है ये नहीं है। x² का गुणांक यानी a का मान 0 हो गया, और जब a का मान 0 हो गया तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, कि है, नहीं है। फिर चौथा नंबर क्या है, ऐसे ही सेम टू सेम। चौथा नंबर बोलो सवाल। x-3 2x+1, हाँ, x प्लस यानी x है फिर x+5, ये सवाल है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या करना है, इसको भी समझ लो। सेम टू सेम ऐसे ही करना है, पहले कोष्टक को हल करें। x का गुणा पूरे के साथ, फिर -3 का गुणा पूरे के साथ। तो x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², फिर x का गुणा 1 के साथ तो +x हो जाएगा, -3 का गुणा 2x के साथ तो -6x हो गया, और ये प्लस माइनस -3 बराबर x का गुणा x के साथ तो x², फिर x का गुणा 5 के साथ तो +5x। अब देखो x² प्लस 5x को उठा करके इधर ले आए तो ये हो जाएगा 2x², और ये देखो x है और ये -6x है, तो +x है और ये -6x है, तो प्लस माइनस घट जाएगा, तो 6x में से एक x चला गया, -5x, ठीक, और फिर -3 है तो और ये आ गया तो -x² और ये प्लस है तो -5x बराबर 0। 2x² है और ये -x² है, तो प्लस माइनस घट जाएगा, तो बचेगा कितना, x²। फिर क्या हुआ, -5x और ये -5x मिल करके 10x, और -3 बस बच गया ना, तो ये -3 बराबर। अब ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ गया। चलो और जो बचे हैं उनको करो।